Hello dear students, how are you? This is Nandan Singh. I welcome all of you to our YouTube channel Oasis Classes. In the last two classes, you studied Indian civilization and culture. I tried my level best to make you understand this chapter, and I am 100% sure that you would have understood this chapter properly. मैंने पिछले दो लेक्चर्स में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आपको पढ़ाया और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा होगा, सुना होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो को आप बार बार सुना करो। जो मैं शायद ऐसा कोई वीडियो ना रहा होगा जिसमें कि मैंने ये बात नहीं दोहराई होगी कि जितना ज्यादा आप सुनोगे तो फिर रटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, वो चीजें दिमाग में फिक्स होती चली जाती। और क्लास में और अभी में एक जरा सा फर्क जरूर आ गया है। मैं जो आपकी क्लास ले रहा हूं वो आपको वीडियो में अवेलेबल है। क्लास में होता है क्या कि अगर आपने आज की क्लास की तो जो सर के पास जब तक रहे तब तक उनको सुना, उनको समझा, लेकिन जब वहां से चले गए तो उन्होंने क्या क्या कही थी बात में वो आपके दिमाग से उतर जाता है। लेकिन ये एक सुनहरा मौका है कि आपके पास वीडियो है, उसको आप बार बार सुन सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। इसलिए इस मौके का फायदा उठाएं, बार बार उसको व्यू करें, उसको समझें। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स को जरूर डालें, लाइक मेंशन करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें। इससे हम लोगों को थोड़ा और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा तो हम लोगों के और भी रास्ते खुलेंगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम लोगों ने पिछले दो क्लासेस में, दो लेक्चर्स में, और वैसे स्टूडेंट्स जो दोनों लेक्चर नहीं कर पाए वो ओएसिस क्लासेस के चैनल पर जाएं और उसको रिव्यू करें, समझें। ऑब्जेक्टिव सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जैसे आर्टिकल की। पिछली क्लास में भी आपको याद होगी मैंने आपको समझाया था कि इसको जब तक लाइन बाय लाइन हम नहीं समझेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीजों की छूट जाएगी और आप रट नहीं सकोगे। कई लोग क्या करते हैं, कई बुक में भी देखा होगा 25 ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव एक एक चैप्टर से। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने ये याद किया कि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री राम था तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, तो आपने याद किया कि श्री राम। अब ये पूछ रहे हु वॉज द फादर ऑफ लॉर्ड श्री राम, तो क्या ये भी रटने की आपको जरूरत है? होता क्या है कि कई लोग, कई किताब वाले एक ही ऑब्जेक्टिव से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं और संख्या बढ़ा करके आपको बता देंगे कि हमने 30 ऑब्जेक्टिव लिखा है, 50 ऑब्जेक्टिव लिखा है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो सेंट्रलाइज्ड रहिए, 10-12, क्योंकि आप सबको मालूम है कि किताब से 17-18 ऑब्जेक्टिव ही आने हैं। 30-32 ऑब्जेक्टिव तो ग्रामर से रहेगा। और 17-18 की जब मैं बात करता हूं तो पूरा, यानी सारे स्टोरी सेक्शन से और सारी पोइट्री सेक्शन से 17-18-19 क्वेश्चन रहेंगे। किससे? ऑब्जेक्टिव से। तो मैंने जो बोर्ड पर जो 8-10-15 जो जैसे जैसे जैसा चैप्टर जैसी उसकी लेंथ रहेगी, लंबाई रहेगी, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव में डाल रहा हूं। और दैट इज सफिशिएंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यू डू नॉट हैव टू बी रेस्टलेस। आपको उसके लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है, बाप ये इतना कम, इतना ज्यादा, ये सब नहीं। जितना है वो काफी है, उतना ही नहीं कर पाओगे आप। रियलिटी तो यही है। ए स्टूडेंट हु हैज टू स्टडी मैथमेटिक्स, हु हैज टू स्टडी फिजिक्स, हु हैज टू स्टडी केमिस्ट्री, who has to study some other subjects as well. If he is asked to prepare 20-30 objectives in a chapter, this cannot be possible. Try to understand. I am talking
आई एम टेलिंग यू अ प्रैक्टिकल थिंग, वो संभव ही नहीं है। आप जितना चीजें दी जा रही है बोर्ड पर, जैसे दी जा रही है उसको केवल स्टडी करो, देखते रहो, सुनते रहो, बस काफी। ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव होना है, क्वेश्चन आंसर होना है और समरी भी होनी है। तो ध्यान से सुने, समझें और दुविधाओं को कमेंट सेक्शन में जाकर के व्यक्त करें। जरूर मुझे बताएं व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको सूचित करें कि सर यहाँ दिक्कत है, ये परेशानी है, ये और ऐसा हो सकता था, और अगर अच्छा है तो वो भी मुझे बताएं ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। सो लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव है इंडियन सिविलाइजेशन का, हु इज कॉल्ड बापू और द फादर ऑफ द नेशन। नीचे मैंने 1 2 3 यहाँ 10 तक 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, और 10 का नीचे में सारे का आंसर मैंने लिखा है। तो देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन या बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप जानते हो महात्मा गांधी। दूसरा है, वर चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वेपन्स मतलब होता है हथियार या औजार। गांधी जी के क्या क्या औजार थे, क्या क्या हथियार थे जिसका प्रयोग उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया था? तो वो कौन कौन थे? नॉन वायलेंस, इसको देखेंगे। नॉन वायलेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अहिंसा। नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, सत्य और अहिंसा या अहिंसा और सत्य, ये 2 हथियार थे जिसके मदद से उन्होंने लड़ाई की थी। किससे? अंग्रेजों से। अगला है, फ्रॉम डैश टू डैश गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट, प्रभुत्व जमाना, अपना प्रभाव जताना। तो किस ईस्वी से किस ईस्वी तक भारतीय राजनीति, पॉलिटिक्स का मतलब तो आपको मालूम है राजनीति, भारतीय राजनीति पर गांधी जी की जबरदस्त पकड़ थी। वो कब से कब तक का दौर था? तो यहां देख रहे हो, फ्रॉम 1915 से लेके 1948 तक। आप सबको पता है 1948 में गांधी जी की मौत हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। अगला है, डैश इज गांधी जी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आत्मकथा, यानी गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनके आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट। यहाँ थोड़ा सा आपसे सॉरी है, माई होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला है, द गांधी जी रोड फॉर। गांधी जी ने जितनी रचनाएं तैयार की, जितना लेख लिखा, जितने संभाषण थे उनके, उन सब का कलेक्शन उन्होंने एक मैगजीन को दिया, और उस मैगजीन का नाम क्या है? यंग इंडिया। देखेंगे यहां लिखा हुआ यंग इंडिया। अगला है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुजराती, चूंकि वो गुजराती थे, गांधी जी तो गुजराती थे, ये आपको पता है। तो वहां सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। गुड मतलब अच्छा, कंडक्ट मतलब आचरण। अच्छे आचरण को ही गुजराती में क्या कहा जाता है? सभ्यता कही जाती है। अगला है, द किंग एंड देयर सोर्स। सोर्स मतलब तलवार। राजा और उनके तलवार वर इंफीरियर। इंफीरियर मतलब निम्न, नीचे, यानी राजा और उनकी तलवार का स्थान नीचे था। किससे? द सोर्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स मतलब कहते हैं नैतिक मूल्यों को। नैतिक मूल्य आप समझते हो, जो हमारे अंदर की जितने सद्विचार होते हैं, अच्छे अच्छे विचार होते हैं, सत्यवादिता हो, दया हो, प्रेम हो, क्षमा हो, ईमानदारी हो, ये सारे मॉरल वैल्यूज कहलाते हैं, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा से राजाओं को, उनके तलवारों को, उनकी ताकतों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, उसके स्थान पर व्यक्ति की नैतिक मूल्यों को ज्यादा वैल्यू दिया। आगे देखेंगे,
द पीपुल ऑफ इंडिया एंजॉयड, भारत के लोग पुराने समय में किस चीज का आनंद लेते थे, यानी किसमें खुश थे, तो किसमें खुश थे, होम रूल, स्वराज। होम रूल का मतलब होता है कि पंचायत होती थी, गांव में किसी से किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ तो गांव की पंचायत ही उसको सुलटा देती थी, थाना जाना, एसपी के पास जाना, दरोगा के पास जाना कोई जरूरी नहीं था, वकील के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी, गांव में वैद्य जी हुआ करते थे, लोगों का इलाज किया करते थे, यानी गांव की सारी समस्याओं का निपटारा गांव के ही लोग आपस में कर लिया करते थे, इसी को होम रूल कहा जाता है। अगला है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा गुण जो उसे औरों से अलग कर दे, विशिष्ट गुण। तो आधुनिक सभ्यता की क्या खूबी है, क्या विशिष्टता है, तो विशिष्टता देखते हैं क्या है, एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी। आप सबको मालूम है इनडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित, अब मल्टीप्लिसिटी मतलब विस्तार, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, यानी अनिश्चित रूप से ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं को बढ़ाना ही आधुनिक सभ्यता का लक्षण है। लेक्चर में मैंने ये बात आपको समझाई थी कि ये नहीं है आह काश वो हो जाता तो उसके लिए पागल है, यानी अभी आप देखोगे लोग कमा रहे हैं तो पूछोगे क्यों कमा रहे हो भैया, तो कार नहीं है इसलिए पैसा जुटा रहा हूं, कार है तो क्यों पैसा जुटा रहे हो भैया, मुझे और बेहतर कैटेगरी की कार चाहिए उसके लिए पैसा, यानी लोग और की आग में खुद को झुलसा रहे हैं। इसी को कहते हैं मानवीय इच्छाओं को क्या करना, बढ़ावा देना। और ये कब कब किस चीज का गुण है, आधुनिक सभ्यता की। अगला है आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, संतुष्ट थे। हमारे एंसेस्टर्स को पूर्वज कहा जाता है, हमारे पूर्वज संतुष्ट थे, कहाँ रहते थे, लिविंग इन स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांवों में रहते हुए हमारे पूर्वज क्या थे, खुश थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको समझते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अच्छा एक चीज आप क्लियर, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि सर ये कभी सुनते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कभी सुनते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, कभी सुनते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये तीनों क्या अलग अलग है, नहीं, ये तीनों एक ही हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन को ही हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझेंगे और मॉडर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न मैंने पहले भी लेक्चर में भी समझाया है, पश्चिमी सभ्यता, यानी जो सभ्यता यूरोप में मौजूद है, यानी ब्रिटेन के लोगों की सभ्यता, जर्मनी और फ्रांस की सभ्यता, इटली की सभ्यता, यहाँ वहां के लोगों की जो सभ्यता है उसी को हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन कह लें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह लें या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन कह लें। ये तीनों एक ही है, शब्द बदल जाते हैं, अर्थ एक ही है उसका। तो फिर से आते हैं क्वेश्चन पर, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न कैसे है, वो आपको बताना कि कैसे भिन्न है वो। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस, इतना ही समझे, टीच मतलब होता है पढ़ाना सिखाना। भारतीय सभ्यता हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, मॉरल वैल्यूज, कॉन्टेंटमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। अच्छा एक बात और कर, अगले बोर्ड में सारा हार्डवर्ड दिया हुआ, आप हमसे कोई शिकायत ना तो पहले क्लास में करते थे कि सर ये होता तो कितना अच्छा होता, ये आपको भी मालूम है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक द स्टडी एज स्मूथ एज आई कैन, ताकि मैं स्टडी को इतना आसान कर दूं कि आप समझ सको। और ये सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपने अनुभव किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो समझ ही रहे हैं उन सारी चीजों को। तो आप इसको देखेंगे कि सारे जो वर्ड्स यहाँ आपको लग रहे हैं कितना हार्ड वर्ड है, वो सारा हेल्प में अगले बोर्ड पर आपको मिल जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस मॉरल वैल्यूज, भारतीय सभ्यता हमें नैतिक मूल्य, कॉन्टेंटमेंट संतुष्टि,
एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को हम लोग हिंदी में आत्मनिर्भरता, यानी भारतीय सभ्यता हमें नैतिकता की पाठ सिखाती है, भारतीय सभ्यता हमें संतुष्टि की पाठ सिखाती है, भारतीय सभ्यता हमें सिखाती है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। वाइल को हिंदी में जब या जबकि कहा जाता है, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेक्स अस ब्रूट। ब्रूट मतलब जालिम, दुष्ट, क्रूर, जिसके अंदर दया भाव नहीं हो। तो पश्चिमी सभ्यता हमें क्रूर बनाती है, जालिम बनाती है, रेस्टलेस, और क्या, बेचैन। काश ये होता तो कितना अच्छा होता, वो होता, मैंने है भी तो भी चैन नहीं है। तो बेचैन करती है, क्रूर बनाती है, किसी के प्रति दया प्रेम नहीं रहने देती है, और सेल्फिश कर देती है। सेल्फिश यानी स्वार्थी बना देती है। ये अंतर है। भारतीय सभ्यता जहां हमारे अंदर अच्छे गुणों को पनपाती है, उगाती है, वहीं पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर के मानव को मार करके अंदर के दानव को जगा देती है। अगला देखते हैं, व्हाई डज गांधी जी से, गांधी जी क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस मतलब बेचैन होता है। हमारा मस्तिष्क क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। ऐसा क्यों कहते हैं? What makes our mind restless? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को बेचैन करती हैं? देखते हैं। For the general people, you will ask me a question, sir. Why only for the general people? Let me tell you, this is not for hermits, this is not for sages, this is not for those people who are trying to attend moksha. ये साधुओं संतों के लिए वो साधु नहीं जो गिरवा पहन करके घूम रहा है और पंडित जी एकदम खटखटा करके आपसे 100-200 आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, हाँ सॉल्व कर देंगे, 500 रुपये ला करके जमा कर देना, वो वाला नहीं। जो संत हैं, जिन्होंने मोह माया को त्याग दिया है, हिमालय की कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बात लागू नहीं होती है। उन्होंने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, उनका दिमाग बेचैन नहीं है। लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग, जिसको जनरल पीपुल आप कहोगे, सामान्य आदमी, फॉर द जनरल पीपुल माइंड इज ऑलवेज रेस्टलेस। आम आदमी के लिए मस्तिष्क हमेशा रेस्टलेस ही रहता है, यानी बेचैन ही रहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसकी हिंदी समझिए, जितना ज्यादा इसे मिलता है, किसको, दिमाग को या व्यक्ति को जितना ज्यादा मिलता है और उतना चाहिए। आप में से कई लोग ये कल्पना करते होंगे कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होऊंगा। आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया है शायद, क्योंकि अभी तो आप युवा हो, कामकाजी दौर से गुजर नहीं रहे हो। जब कमाने लगोगे तब आपको समझ में आएगी ये सारी बातें कि सर क्या बोल रहे थे उसमें। करोड़ हमें संतुष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय हमारे पास करोड़ आ जाएगा तो हमारी भूख 10 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, यानी जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए दिमाग को तुम कभी चैन दे ही नहीं सकते हो अगर आग लगी हुई है पाने की। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ज्यादा इसको मिलता है वो और इच्छा करता है। आवर डिजायर टू गेट मोर एंड मोर। हमारी जो इच्छा, डिजायर को हिंदी में इच्छा कहता है, हमारी जो इच्छा होती है कि हम ज्यादा ज्यादा पाए, यही इच्छा मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस। ज्यादा से ज्यादा पाने की जो हमारी इच्छा है वही हमारे दिमाग को क्या कर देता है, रेस्टलेस, यानी बेचैन। ओह, चाह तो रहे थे ये हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने है, मेरे पास अगर पर डे कमाने की औकात 20,000 रुपया है, मैं दुखी हूं। मैं दुखी क्यों हूं कि आज 15,000 ही आया। मैंने कई लोगों को महीना में 15,000 कमाई मुमकिन नहीं है और मुझे प्रतिदिन 15,000 कमाई मिल रही है, लेकिन जो मैंने 5,000 लूज किया उसके लिए मैं दुखी हूं। वो बाकी का जो 15,000 वो मुझे खुशहाल नहीं बना सकता। ये खोपड़ी बड़ी विषैली है।
आदमी को कभी चैन से रहने नहीं देती। मैंने पर डे 15,000 कमाने वाला आदमी भी दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसने सेट किया था मुझे तो पर डे 20,000 आ रहा है, और वो जो 5,000 नहीं आ पा रहा है उसके लिए वो परेशान है। माने वो बाकी का जो 15,000 था वो उसको खुश नहीं कर रहा है। देखते हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, एंसेस्टर्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वज। हमारे पूर्वज लार्ज सिटी, लार्ज मतलब क्या होता है? विशाल। यानी हमारे पूर्वज विशाल शहरों के बारे में क्या धारणा रखते, तो उनके बारे में क्या विचार रखते थे? वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। ऐसा क्या कारण था कि हमारे पूर्वज गांव में, छोटे छोटे गांव में रहना पसंद करते थे, वहीं रह करके संतुष्ट रहते थे, उन्हें बड़े शहरों में रहना अच्छा नहीं लगता था। इसका कारण देखो, अवर एंसेस्टर्स न्यू, नो का V2 है। हमारे पूर्वज जानते थे, क्या जानते थे? दैट द लार्ज सिटीज वर द हब। हब को हिंदी में केंद्र कहते हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि बड़े बड़े शहर केंद्र हैं। किस चीज के केंद्र? ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड मेनी एंटी सोशल एलिमेंट्स। हमारे पूर्वज जानते थे कि बड़े शहरों में बसेरा है। कैसे लोगों का बसेरा है? चोरों का, डाकुओं का, एंड मेनी एंटी सोशल एलिमेंट्स, और बहुत सारे असामाजिक तत्वों का। यानी जितने बड़े शहरों में जाओगे, जिसको आपने अपना कहा है, जिन्होंने आपको अपना कहा है, वो सारे रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। गांव में ना, जिस चाचा से आपका झगड़ा कल हुआ था, वही चाचा आपके घर तब पहुंचेंगे जब आपके यहां सांप निकला सबसे पहले। ये रिश्तों की गर्माहट है गांव में। शहरों में क्या हो जाता है कि आपके घर में आग लगा हुआ है, और अगर बगल वाले को आपके यहां से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो दे झांकने भी नहीं जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि ज्यादा खुशहाल रहना है तो गांव में रहो, क्योंकि शहरों में अपने कोई नहीं है, वहां केवल डाकू है, हाँ, लुटेरे हैं। हाँ, कैसे लोग? जिन्होंने कोट पैंट पहन रखा है, चश्मा लगा रखा है, लंबी चौड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, अलग अलग नामों से आपको अलग अलग ढंग से लूट रहे हैं। रामायण में आपने कालनेमी को देखा होगा, वो संत बन के बैठा हुआ था और किसको भटका रहा था? हनुमान जी को, ताकि वो संजीवनी बूटी नहीं ला सके। तो हमारे शहरों में ढेर सारे कालनेमी आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने लंबा चौड़ा ताम झाम दे करके अपने व्यापार को बढ़ाया है, और रियल सेंस में दे आर नथिंग, कुछ नहीं। इसलिए हमारे पूर्वज कहते भी थे कि शहर में लोगों से सावधान रहना, वास्तविक लोग बहुत कम मिलेंगे और गांव में अपने लोग होते हैं। Therefore they were satisfied, इसीलिए वे लोग क्या थे? संतुष्ट थे। स्मॉल कहाँ रह करके? छोटे छोटे गांव में ही रह करके वो ज्यादा खुश थे। अगला है, What according to गांधी जी is modern civilization। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? यानी गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की परिभाषा क्या दी है? गांधी जी कहते थे, इट इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, भौतिकता, भौतिकवाद। अब आपको ये बड़ी कठिन वर्ड लग रहा है, सर हिंदी में भी नहीं समझ में आ रहा भौतिकवाद क्या है। जिस दिन आपने चाचा को पहचाना सड़क पर और दौड़ करके गले लगे, पैर पर गिरे और पकड़ करके अपने घर ले गए, ये बताता है कि आपके अंदर का मानव जिंदा है। लेकिन जिस दिन किसी गांव के व्यक्ति को चाचा, मामा, फूफा या घर गांव का कोई व्यक्ति है, उससे मुंडी घुमा लिया आपने, तो कौन लेकर के जाता है? खर्चा हो जाएगा। ये जिस दिन सोच आप में आई, यही सोच को हम लोग भौतिकवाद कहते हैं। आपने क्यों सोचा? आपने इसलिए सोचा कि उनके ऊपर आपका खर्चा हो जाता। और वो पैसा क्यों जमा करना था आपको? रेफ्रिजरेटर खरीदनी थी, घर बनाना था, मोबाइल खरीदना था। यानी कि व्यक्ति को ठुकराया, लात मारा, किसके लिए? वस्तु के लिए।
और इसी बात को हम लोग भौतिकवाद यानी वस्तु को बटोरने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम लोग मैटेरियलिज्म कहते हैं। तो आधुनिक सभ्यता इट इज बेस्ड ऑन मैटेरियलिज्म। यह किस पर आधारित होती है? भौतिकवाद पर। इट ओनली इंस्टिगेट्स, इंस्टिगेट मतलब उकसाना, बढ़ाना। यह केवल बढ़ाता है, उकसाता है, एंड प्रोमोट्स और बढ़ावा देता है किसको? द ब्रूट इन अस, हमारे अंदर जो जालिमपना है। विश्वास कीजिए हर व्यक्ति के अंदर में राम रावण दोनों रहता है। यह आप पर डिपेंड करता है आप किसको बढ़ावा देते हो। आपने अगर राम को बढ़ावा दिया तो आप राम जैसे हो जाते हो, आपने रावण को बढ़ावा दिया तो आप रावण जैसे हो जाते हो। अब आप कहोगे ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं सर, समझ में नहीं आ रही बातें हमको। राम किसका द्योतक है? सद विचारों का, अच्छे विचार। किसी का 200 रुपये गिर गया और आपने लौटा दिया, आपके अंदर का राम बढ़ गया। किसी कारणवश आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, सर ने पूछा कि क्यों नहीं आए थे, आपने स्पष्ट कह दिया कि सर कल मेरी इच्छा नहीं थी, थोड़ा मन भटका हुआ था। यानी जो सत्य था उसको आपने आकर के मुझसे और अपने टीचर से कह दिया, आपके अंदर का राम ऊंचा हो गया। लेकिन अगर आपने ये कह दिया मैं थोड़ा माथा दर्द कर रहा था, घर में कुछ परेशानियां, सो मेनी एक्सक्यूजेस, याद रखिए उसी दिन आपके अंदर का रावण ऊपर चढ़ गया। उसी को कहते हैं ब्रूट। ये जो आधुनिक सभ्यता है वो हमारे अंदर के रावण को बढ़ाता है, रिश्तों को दरकाता है, तोड़ता है। यही गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता से दूर रहो। अगला है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल टर्म? सभ्यता है क्या वो बताओ, किसको आप सभ्यता कहोगे? तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण के उस तरीके को, दैट शोज अस आवर ड्यूटी, जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? हमारा कर्तव्य, जो हमें बताता है हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य तो आप समझते हो, पापा है तो उनके प्रति हमारा क्या फर्ज है, छोटा भाई है तो उनके प्रति हमारा क्या फर्ज, जिस समाज में हम रह रहे हैं समाज के प्रति हमारा क्या, ये सारी चीजों का अगर आप में ज्ञान है तो आप सभ्य हो। Our good conduct is the part of civilization. हमारा अच्छा आचरण ही किसका हिस्सा होता है? सभ्यता। यानी अगर हम अच्छे हैं स्वभाव से, विचार से, तो हम सभ्य हैं। इसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। आप यहां देखो थर्ड बोर्ड पर जो पीछे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया, सारा हेल्प दिया हुआ है। आप आराम से वर्ड्स को देखो, समझो, कहीं दिक्कत होती है, असुविधा होती है, तुमको तुरंत इन्फॉर्म करो कमेंट सेक्शन में। आते हम लोग किसकी, इसकी समरी समझते हैं। क्या है? 5 नंबर की समरी रहेगी एग्जाम में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। दिस कंपोजिशन शोज, देखिए यहाँ ग्लॉसरी में दिया हो कंपोजिशन की हिंदी क्या होती है? रचना। यह रचना दिखाती है, सो को हिंदी में हम लोग कहते हैं दिखाना, दर्शाना। यह रचना दिखाती है कि महात्मा गांधी वाज नॉट ओनली ए सोशल रिफॉर्मर। यह रचना दिखाती है कि महात्मा गांधी केवल सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर क्या लिखा आपने? समाज सुधारक। गांधी जी केवल समाज सुधारक, पॉलिटिशियन, जिसको हम लोग राजनीतिज्ञ कहते हैं, यानी वो ना तो केवल समाज सुधारक थे, ना ही राजनीतिज्ञ थे, बल्कि और क्या थे? बट ही वॉज ए ग्रेट राइटर एज वेल। एज वेल का मतलब होता भी, यानी वह एक महान लेखक भी थे। पूरे सेंटेंस को मैं अच्छे से समझा दूं कि यह रचना बताती है, दिखाती है कि गांधी जी ना केवल समाज सुधारक थे, ना केवल राजनीतिज्ञ थे, बल्कि वह एक बहुत महान लेखक भी थे। गांधी जी सेज दैट ऑल ओल्ड सिविलाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड, गांधी जी कहते हैं कि दुनिया की सारी ओल्ड सिविलाइजेशंस, पुरानी सभ्यताएं, हैव आइदर, ईदर को हिंदी में क्या कहते हैं? या तो, यानी कि पुरानी जितनी सभ्यताएं हैं विश्व की, वो या तो क्या हो गई है? वैनिस्ड। वैनिश की हिंदी क्या लिखा आपने? गायब होना, लुप्त हो जाना। यानी दुनिया की जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं वो या तो गायब हो गई हैं, या तो लुप्त हो गई हैं, और हैव बिकम यूजलेस। यूजलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? बेकार।
यानी अभी के समय में उसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। बट द इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल एंड स्ट्रॉन्ग। अब आप यहां देखो, स्टिल की हिंदी क्या लिखी आपने, अभी भी। इंटैक्ट मतलब क्या, बरकरार या कायम रहना। भारतीय सभ्यता अभी भी क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल इंटैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। भारतीय सभ्यता अभी भी कायम है, बरकरार है और क्या है, मजबूत है। He says that the Western civilization or modern civilization, थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, वही एक ही चीज है। वह कहते हैं कि चाहे पश्चिमी सभ्यता कह लो या आधुनिक सभ्यता कह लो, इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म हमको विश्वास है, आप समझ गए हो, थोड़ी देर पहले मैंने समझा, भौतिकता, भौतिकवाद, यानी कि आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद पर निर्भर है। वाइल इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड, वाइल को बार बार मैं दोहरा हूं, जब या जबकि भारतीय सभ्यता आधारित है किस पर, ऑन मॉरल वैल्यूज एंड कॉन्टेंटमेंट। मॉरल वैल्यूज ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख लो, नैतिकता पर और संतुष्टि पर आधारित है भारतीय सभ्यता, वहीं पश्चिमी सभ्यता भौतिकता पर आधारित है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि वी कैन नॉट फुलफिल मतलब क्या होता है, पूरा करना। एक चीज याद रखेंगे, फुलफिल में जब आप ईडी या आईएनजी लगाते हो तब डबल एल होगा यहाँ, नहीं तो स्पेलिंग यही रहेगी। ये गलती बहुत सारे लोगों से होती है, FULFIL। हाँ, फुलफिल्ड जब लिखोगे, ईडी लगाओगे तो FULFI डबल LED, या ING लगाओगे तब डबल LING करोगे। तो वाइल वी कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ अवर माइंड, हम लोग अपने दिमाग के मांग को, डिमांड को हिंदी में क्या कहते हैं, मांग। तो हमारा जो दिमाग मांगता है हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, वो इंडलेस है। आपने संभवतः स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें ये चीज जानते हैं आप, उसको डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद ये लेक्चर ही गड़बड़ा जाएगी। लेकिन आप ये जानते हो कि मरुस्थल में ना हमें मति भ्रम होता है कि वहां पानी है, वहां पानी है। जब वहां जाते हैं पता चलता है वो पानी नहीं, केवल भ्रम था। तो उसी तरह की हर जगह लोग खुशियां ढूंढते हैं, किसमें, चीजों में। कार आ जाता है तो खुशी हो जाती, कार आ जाती सॉरी तो खुशी आ जाती, जब कार आ गया तो फिर वो खुशी खत्म। ये हो जाता तो खुश हो जाते, फिर वो चीज मिल गई, यानी चीजें मिलती गई, खुशियां कभी नहीं मिली। वही चीज यहां समझा रहे हैं, वी कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ अवर माइंड, हम लोग अपने दिमाग के मांग को कभी पूरा ही नहीं कर सकते हैं। बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, उसको जितना मिल जाता है उससे ज्यादा और फिर मांगता है। देयरफॉर इफ वी वांट टू बी हैप्पी, इसीलिए अगर हम लोग क्या होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू कंट्रोल अवर डिजायर। तब हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, किसको, इच्छा को। एक जोड़ी चप्पल पहन करके आप आराम से क्लास कर पा रहे हो तो आप खुश रहो कि ठीक है, पैर में कांटे नहीं गड़ रहे, क्योंकि चप्पल पहनने का मूल उद्देश्य वही है कि पैर को बचाना। हाँ, जिस दिन आपके अंदर आग लग गई कि 4000 वाला जूता हो, तो विश्वास कीजिए वो 4000 वाला जूता आपको 4 दिन ही खुश कर पाएगा। 5वां दिन आपको 10,000 का जूता चाहिए होगा। और ये चीजों की जरूरतें, आप जिंदगी में कभी बूढ़े हो जाओगे, अर्थी पर लेट जाओगे, लेकिन ये आग कि ये चाहिए वो आग कभी शांत नहीं होगी। गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स वर हैप्पी, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज खुश थे। कहाँ रहते हुए, लिविंग इन स्मॉल विलेजेस, कहाँ पर रहते हुए, छोटे छोटे गांव में रहते हुए। क्यों खुश थे, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू को हिंदी में हम लोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, देयर वॉज नो हैप्पीनेस इन लार्ज सिटी। हमारे पूर्वज जो थे वो कहते थे बड़े शहरों में खुशियां नहीं मिलती, गम ही मिलते हैं, दुख ही मिलता है, इसलिए वो गांव में ही रह करके खुश थे। दे एंजॉयड देयर होम रूल इन विलेजेस, वो गांव में ही रह करके
अपने स्वराज का आनंद लेते थे, गांव में ही पंचायत बैठती थी, गांव में ही वैद्य जी थे, गांव में ही अलग अलग किस्म के व्यापारी होते थे और वहीं वो मस्त और मगन रहते थे। तो ये थी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा सेक्शन। इसको ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए और खूब मजे से पढ़िए। कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज कंप्लीट होगा और एकदम टाइम पर कंप्लीट होगा। उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, वो टेंशन हमारा है। आपको केवल वीडियो को व्यू करना है और जहां जो प्रॉब्लम है उसको हमको बताते जाना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।